नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीआर TG2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये यूपी पीसीआर TG2 के अलावा NPCIL, सेल, DRDO, इसरो, NPCIL और भी अदर एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसा कि दोस्तों ITI लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर चले जाना, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर दोस्तों आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जो हमने पिछली वीडियो बहुत सारी बनाकर डाली हैं वो वीडियो सारी ज़रूर देखें, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हो रहा हो। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं, और जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो ऑलरेडी पहले ही कवर हो चुके हैं। इसमें बड़े टॉपिक के प्रश्न चल रहे हैं, जो कि दोस्तों हम आपका पूरा इलेक्ट्रिशियन एक ही साथ कवर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। चलिए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, द्रव द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को डैश डैश कहते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि श्यानता कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जिस प्रकार से धारा के प्रवाह को रोकने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार द्रव के प्रवाह अर्थात सतह पर लगने वाला प्रतिरोध श्यानता कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित अवयवों के नाम यानी चिन्ह के मिलाप में से गलत बताइए। आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। दोस्तों, ये जो सल्फर का S होता है ये सही है, नाइट्रोजन का N होता है ये सही है, और पोटेशियम का K होता है ये भी सही है। जबकि दोस्तों आपका आयरन जो होता है ये गलत है, ये I से नहीं बल्कि Fe से प्रदर्शित करते हैं इसे। चलिए अगला प्रश्न, धातु के अति पतली निक्षेप को डैश डैश कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि फ्लैश प्लेट कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर दोस्तों उत्पादन उद्योग में प्रयुक्त शून्य विसर्जन पद का क्या अर्थ है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि कोई बाह्य स्राव बाहर नहीं छोड़ा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आवेशित परमाणु कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि आयन कहलाता है, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों, इसका टिक पहले से हम इसलिए कर देते हैं ताकि आपको PDF दे दी जाए तो वहाँ पर इसका चिन्ह लगा हुआ मिले और आप एग्ज़ाम के टाइम पर इसे अच्छे से रिवीजन कर सकें। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 एम्पियर परिपथ यानी 800 वाट से कम में अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदु की संख्या डैश डैश है। राइट आंसर दोस्तों, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी आपका 10 बिंदु, ये इसका राइट आंसर 10 पॉइंट राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि धारा I है तथा वोल्टता V है तो शक्ति P के समतुल्य होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, P बराबर VI होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न, धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेश होता है, जबकि प्रोटॉन धनावेश होता है, न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है। अगला प्रश्न, 1 गीगा ओम डैश डैश के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 10⁹ के बराबर होता है, ये इसका राइट आंसर है। 1 किलो ओम 10⁻³ ओम के बराबर, 1 मेगा ओम 10�6 ओम के बराबर, 1 गीगा ओम 10�9 ओम के बराबर। अगला प्रश्न, 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है डैश डैश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 20 मिली सेकेंड, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, फार्मूला होता है टाइम पीरियड बराबर 1/, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है, जो कि 50 दी गई, इसे भाग दे देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। फिर इसे दोस्तों मिली में बदल लेंगे तो आपका 20 मिली सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा कुचालक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि माइका, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विद्युत उपसाधनों के सिरे डैश डैश के बने होते हैं।
सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि पीतल के बने होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि अर्धचालक, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है और चालकों यानी अतिचालकों तथा धातुओं को गर्म करने पर चालकता घटती है। इनका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। अगला प्रश्न, स्पार्क प्लग में कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि पोर्सलिन, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम बात करते हैं, स्पार्क प्लग में विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में पोर्सलिन उपयोग किया जाता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न, विद्युत कार्य के लिए निम्न में से क्या एक कुचालक के समान कार्य नहीं करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि नर्म लोहा, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि इसमें हम बात करते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है या नहीं होती है, उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एबोनाइट, अभ्रक, बैकेलाइट, लकड़ी इत्यादि। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे चालक कहलाते हैं, जैसे कि नर्म लोहा, चांदी, सोना, कॉपर इत्यादि। अगला प्रश्न, ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वहन करने की क्षमता? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि घटती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसमें ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है क्योंकि चालकता का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। अगला प्रश्न, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है जो कि ऋणावेश होता है। यहाँ पर दोस्तों ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है 9.108 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, जो कि आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। चलिए, जैसा कि दोस्तों विद्युत लेपन किसके काम नहीं आता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि धातु को कठोर होने में काम नहीं आता है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, जैसा कि आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग से सतह को अच्छी तरह से चमकाने एवं जंग से बचाने से धातु को बचाने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। अगला प्रश्न, निकेल से विद्युतहीन लेपन में निम्नलिखित में से कौन स्थायी कार्य के रूप में काम करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि थियूरिया, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, नाइट्रिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि HNO3, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि 100 ओम के प्रतिरोध 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? सिंपल से सभी देख सकते हैं, सभी आप देख सकते हैं, सभी का मान 100 दिया गया। यहाँ पर आप इसे श्रेणी में जोड़ेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर श्रेणी का फार्मूला देख सकते हैं, R इक्वलेंट बराबर R1 + R2 + R3, यहाँ पर ऐसे जोड़ सकते हैं। इसे सभी जोड़ेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 500 ओम, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यदि 5 ओम के 5 प्रतिरोध 5 ओम के प्रतिरोध 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? सिंपल सा है, अभी आपको हमने बताया जो कि दोनों को सिंपल सा जोड़ लेंगे, आपका 10 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 55 वाट के लैंप को 220 वोल्ट के मुख्य तार से संयोजित किया जाता है तो लैंप में धारा होगी? राइट आंसर, जैसा कि दोस्तों I = P/V होता है। यहाँ पर P का मान रखेंगे 55 और V का मान 220, यहाँ पर भाग दे देंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.25 एम्पियर, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 2 विद्युत बल्ब के प्रतिरोध 1:2 के अनुपात में है, इन्हें समांतर क्रम में एक स्थिर वोल्टता वाले स्रोत से जोड़ दिया जाए तो उसमें सामर्थ्य का क्षय गुणांक 6 अनुपात में होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर फार्मूला दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर फार्मूला ये दिया गया है, R1 का प्रतिरोध शक्ति सामर्थ्य जो कि W1 बराबर फार्मूला इतना होता है, W2 बराबर ये होता है। दोस्तों इसे आपको हल करना है, जो कि आप हल करेंगे तो आपको इसमें जो उत्तर निकल कर आएगा 2:1, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसे आप हल करके जरूर कमेंट जरूर करें कि आपको आया कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर लंबी तार का प्रतिरोध 5 ओम है। इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप में ताना जाता है तो वर्तमान प्रतिरोध होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मान दिया गया है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर फार्मूला आपका दिया गया है जो कि R1/R2 बराबर L1/L2 गुणे A1/A2। यहाँ पर ये पूरा मान दिया गया, आप इसे पूरा मान यहीं पर उठाकर यहाँ पर रख देंगे और इसे कैलकुलेशन कर लेंगे। आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि 20 ओम सही उत्तर होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों इसे कैलकुलेशन आप जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध का मान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं किसी चालक के प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि फार्मूला भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी वैद्युत चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसके प्रतिरोध पर इसका क्या प्रभाव होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रतिरोध दुगनी हो जाएगी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि देख सकते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जब किसी चालक कंडक्टर के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका ताप क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि बढ़ता है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, जब किसी चालक के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका ताप बढ़ता है, क्योंकि इसमें I2R हानि हमेशा ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसके फलस्वरूप ताप बढ़ जाता है। इस प्रभाव का प्रयोग इलेक्ट्रिक आयरन हीटर बल्ब इत्यादि में करते हैं। अगला प्रश्न, म्योह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों म्योह मापनी का प्रयोग जो है चालकता मापने के लिए होता है, जो कि चालकता का व्युत्क्रम होता है G बराबर 1/R देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, सर्किट का पूर्ण प्रतिरोध कितना होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पहले तो आप समांतर में जोड़ेंगे। जैसे कि समांतर का फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। जैसे कि यहाँ पर हम जोड़ेंगे 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ पर रखेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। इसे भाग देने के आपका 4 ओम आ जाएगा। 4 ओम आ गया R बराबर, फिर दोस्तों इसे इसके साथ सीरीज में जोड़ देंगे। आपका 4 इसमें 21 में जोड़ देंगे तो आपका 25 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस उपस्कर में विद्युत धारा के ऊष्मन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि बिजली की फर्नेस इसकी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लोड सेल का प्रयोग डेड डैश मापन हेतु किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि वजन इसका राइट आंसर है, वजन मापन के लिए इसे किया जाता है। लोड सेल एक ट्रांसड्यूसर जिसका प्रयोग वैद्युत सिग्नल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिसका परिमाण मापित बल के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न, सेल सीरीज में लगाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि वोल्टेज रेटिंग में वृद्धि करने के लिए लगाई जाती है। अगला प्रश्न, 1.5 वोल्ट की 4 सेल समांतर में लगाई गई, इनकी आउटपुट वोल्टेज होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि 1.5 वोल्ट, ये इसका सही उत्तर है, जैसा कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप जान सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक बैटरी एक युक्ति है जो। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, यानी रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए विद्युत भार के लिए 4 सेल से अधिकतम धारा मिल सकती है जब वे चारों किस प्रकार जुड़े हों। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि सारे समांतर में जुड़े हों तभी आपको मिल सकती है। चलिए अगला प्रश्न, बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है, इसकी सबसे उत्तम जानकारी किससे मिलेगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि विद्युत अपघटन से विशिष्ट घनत्व से, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया, यदि किसी बैटरी को अधिक समय तक उपयोग न किया गया तो उसे आवेशित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि अल्प मात्रीय आवेशन, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप जान सकते हैं, ताप वैद्युत युग्म डेड डैश के सिद्धांत पर आधारित है।
सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि सीबेक प्रभाव, ये इसका सही उत्तर है। और दोस्तों इस प्रभाव के अनुसार दो असमान धातुओं के चालक को जंक्शन पर जोड़कर यदि जंक्शन के बीच तापांतर उत्पन्न किया जाता है तो जंक्शनों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण जंक्शनों के बीच तापांतर के समानुपाती होता है। इसके तापमापन की सीमा 270 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2700 डिग्री सेल्सियस तक होती है। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस तापांतर के लिए उत्पन्न विद्युत वाहक बल देख सकते हैं आप यहाँ पर क्रोमेल कांस्टेंटन के लिए देख सकते हैं 7.5 और आयरन के लिए, क्रोमेल एल्युमिनियम के लिए, सभी के लिए आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण में ईएमएफ जो है चुंबकीय फ्लक्स के बदलने की दर, यह डेड डैश ऋण चिन्ह जो कि है यहाँ पर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है जो कि लेंज का नियम, ये इसका सही उत्तर होगा। लेंज के नियम हम आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह प्रेरित करने पर फ्लक्स परिवर्तन का कारण का विरोध करती है, ये इसका लेंज का नियम है। अगला प्रश्न, ससेप्टेंस का व्युत्क्रम डेड डैश होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि रिएक्टेंस इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, स्वप्रेरण की इकाई क्या होती है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि हेनरी होती है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती तरंग के रूप में वर्ग माध्यमूल मान कितना होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि तरंग रूप में आयाम पर निर्भर होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि ए बराबर प्लेटों का क्षेत्रफल, डी बराबर प्लेटों के बीच की दूरी, ई बराबर परावैद्युतांक हो तो निम्न में से कौन सा कथन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता संबंध में सही है। जैसा कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जो कि ए और ई के समानुपाती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निवेश और निर्गत प्रतिबाधा के संदर्भ में आदर्श वोल्टता के प्रवर्धन में क्या संबंध है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि उच्च निवेश निम्न निर्गत प्रतिबाधा, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दो संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता 32 माइक्रोफैरड है, श्रेणी में लगे कुल धारिता क्या होगी। सिंपल सा है, इसे दोस्तों सीरीज में जोड़ लेंगे जो कि इसका सीरीज का फार्मूला होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका आपका ऑप्शन नंबर सी 16 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विशुद्ध धारक परिपथ में यदि आवृत्ति घटाकर मूल आवृत्ति की 1/4 कर दी जाए तो धारा कितनी होगी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि 1/4 हो जाएगी, ये इसका सही उत्तर है। इसका फार्मूला भी आप जान लीजिए जो कि दिया गया है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे कैसे किया गया है, आप यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, श्रृंखला आरएलसी परिपथ के अनुनादी आवृत्ति निर्माण करने के लिए सूत्र है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि एफ फ्रीक्वेंसी यानी एफ बराबर 1/2 पाई रूट में एलसी इसका राइट आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का परिमाण तथा दिशा को दर्शाने हेतु सरल रेखा को एक तीर के साथ निरूपित किया जाता है, तो इस निरूपण को डेड डैश कहते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि फेजर मात्रा कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है, जो कि यहाँ पर जान सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आरएलसी परिपथ में अनुनाद पर शक्ति गुणांक डेड डैश होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि इकाई होता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अर्धचालक सामग्रियां न चालक हैं और न ही विद्युत रोधी अर्धचालक की चालकता बढ़ाने का एक उपाय है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि अशुद्ध अणुओं को जोड़कर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि दोस्तों डायोड OA79 का कौन सा सिरा कैथोड के रूप में पहचाना जाता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एक सिरे पर रंगीन पट्टी वाला, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अर्धचालक की भांति प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि आप सभी को पता होगा, सिलिकॉन इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न,
डायोड की मुख्य विशेषता यह है कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि यह केवल एक दिशा में धारा का प्रवाह होने देता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायोड केवल एक ही दिशा में धारा प्रवाह होने देता है। जब यह फॉरवर्ड बायस में होता है तभी यह विद्युत धारा का प्रवाह करता है। रिवर्स बायस स्थिति में कोई धारा प्रवाह नहीं होती है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिवर्स बायस में है और फॉरवर्ड बायस में, इसमें धारा प्रवाहित होगी, इसमें नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी शंट जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध डैश डैश के बराबर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्षेत्र के बराबर होता है, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसा कि दोस्तों डीसी शंट जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध फील्ड का प्रतिरोध होता है, जो कि फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ज़्यादा प्रतिरोध होने की स्थिति में जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगा, इसलिए इसे फील्ड या प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से हमेशा कम होना चाहिए। अगला प्रश्न। डायनामो एक मशीन है जिसका काम है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये इसका कार्य है। चलिए, जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, डायनामो एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और डायनामो जनरेटर का ही छोटा रूप होता है जो बृहत स्तर में डीसी जनरेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न। 110 मेगावाट जनरेटर का शीतलन साधारण डैश डैश के द्वारा किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि हाइड्रोजन द्वारा किया जाता है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, 100 मेगावाट के नीचे हवा का प्रयोग करते हैं और इसमें फैन भी लगे होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कूलिंग ज़्यादा प्रभावी होती है। अगला प्रश्न। एक आदर्श डीसी जनरेटर वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि शून्य होता है, जो कि आप जान सकते हैं। नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज में परिवर्तन शून्य के बराबर होता है। आदर्श डीसी जनरेटर में होने वाली हानि शून्य होती है। अगला प्रश्न। एक डायनामो 6 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर धारा उत्पन्न करता है, तो शक्ति 6 कितना होगा? सिंपल सा है, जैसे कि R बराबर V अपान आई होता है। यहाँ पर पहले R निकाल लेंगे, फिर दोस्तों P बराबर V स्क्वायर अपान R करेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर मान रख देंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि कम्यूटेटर में अधिक गंदा होने पर उसकी सफाई की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि पेट्रोल से की जाती है, इसका सही उत्तर है। जैसा कि कार्बन ब्रूस हमेशा उसके ऊपर दबाव बनाकर गति करता है और घर्षण के उस पर कार्बन जम जाता है, जिसे पेट्रोल को द्वारा साफ किया जाता है। अगला प्रश्न। बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश किस पदार्थ के बने होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि कार्बन के बने होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जो कि दोस्तों ऐसी मशीन जिसमें बार बार रिवर्सेबल की आवश्यकता होती है, वह ग्रेफाइट का ब्रश प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। आर्मेचर प्रतिक्रिया किसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि आर्मेचर करंट, इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर धारा द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। किसी डीसी मशीन में मुख्य फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, जैसे कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव और डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव। यह इसका सही उत्तर मतलब सही व्याख्या है। अगला प्रश्न। डीसी जनरेटर द्वारा जनित्र यानी जनरेटर ईएमएफ निर्भर करती है, इसकी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि फ्लक्स और गति दोनों पर निर्भर करता है, ये इसका राइट आंसर है, जो कि इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी शंट मोटर की गति को फील्ड के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में सबसे उपयुक्त स्टार्टर कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि 4 पॉइंट स्टार्टर, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पर हम और अधिक जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों डीसी शंट मोटर लगभग समान गति पर चलती है। डीसी शंट मोटर की गति फील्ड के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में उपयुक्त स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। 4 पॉइंट स्टार्टर में वोल्टहीन कुंडली मोटर की फील्ड कॉइल सीरीज में नहीं जोड़ी जाती है, बल्कि डीसी सप्लाई के क्रॉस प्रारंभ प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपका दिया गया, गति नियंत्रण की कौन सी पद्धति को डीसी सीरीज फैन मोटर में उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि सीरीज समांतर पद्धति इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम अगले प्रश्न जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी आपको। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि दोस्तों 230 रेटिंग की 9 वोल्ट कुंडली पर किस तरह के स्टार्टर से जुड़ी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि एक फेज और एक न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल से सीधे इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं 230 रेटिंग की 9 वोल्ट कुंडली एक फेज और न्यूट्रल पर सीधे स्टार्टर से जुड़ी होती है और 9 वोल्ट कुंडली क्षेत्र के टर्मिनल के क्षेत्र से जोड़ी जाती है। 9 वोल्ट कुंडली में सिलिकॉन मिश्र धातु पत्तियों की कुंडलित होती है, जबकि जिसमें पतले विद्युत रोधी तार के इसमें टर्न दिए जाते हैं। इस की मोटर क्षेत्र की पूर्ण धारा इससे सरलता से प्रवाहित हो सके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या शाफ्ट को इसकी जगह पर रखता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि एंड प्लेट इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम बात करते हैं जो कि दोस्तों शाफ्ट को उसकी जगह पर एंड प्लेट रखता है। सिरा प्लेट योक के साथ बोल्ट द्वारा कसी रहती है। इनका कार्य आर्मेचर के भार को वहन करना तथा आर्मेचर को ध्रुवों से समान दूरी पर रखना। सिरल प्लेटों में बेरिंग होती है जिसमें आर्मेचर शाफ्ट घूमती है। बेरिंग स्लीव प्रारूपी या बॉल बेरिंग के रूप में हो सकते हैं। अगला प्रश्न, 220 वोल्ट वाले 6 HP शॉर्ट की गई शंट कंपाउंड मोटर 1 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध, 1 ओम का सीरीज फील्ड प्रतिरोध और 220 ओम का शंट फील्ड प्रतिरोध लगा है। 17 एम्पियर का फुल लोड करंट लेती है। शंट फील्ड करंट कितना है? चलिए, हम आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मान दिया गया जो कि देख सकते हैं यहाँ पर लोड करंट सीरीज करंट बराबर होता है। फिर दोस्तों इसके लोड करंट के बराबर शंट और आर्मेचर धारा दोनों को जोड़ लेंगे तब आपका लोड करंट आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर इसका पूरा मान दिया गया, इस फार्मूले पर आप मान रखेंगे और हल कर लेंगे तो आपका शंट वोल्टेज आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि शंट वोल्टेज निकालने के बाद फिर दोस्तों इसका सही आप इसे हल करेंगे जो कि दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर आपका जो आएगा ऑप्शन नंबर डी 0.925 एम्पियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि इसे जोड़ लेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों इसे आगे हल कर लेना। जो कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है जो कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि कम होता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दूसरों की तुलना में बैटरी टाइप ट्रांसफार्मर सामान्यतः सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि ठंडे एवं उच्च शक्ति क्षमता वाले होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आयल ब्लास्ट कूलिंग किस क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि 500 किली वोल्ट एम्पियर छोटा है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति बिंदु यानी फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि 140 डिग्री होना चाहिए, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि अतप्त वेल्लित कर्ण विन्यास्त इस्पात, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका दिया गया है ट्रांसफार्मर की रेटिंग को आमतौर पर निम्नलिखित में से व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर आप सभी को पता होगा, वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ निम्नलिखित द्वारा कम की जाती हैं। सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि स्टील लेमिनेशन को सिलिकॉन अंश को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि बुशिंग, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर निम्नलिखित पर कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि केवल प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्नलिखित से अधिक होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि 98% से अधिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन
द्रव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है? सही उत्तर जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हवा में सरलता पूर्वक आर्द्रता अवशोषण, ये इसका राइट आंसर है, जो कि दोस्तों ये आवश्यक नहीं, जबकि दोस्तों ये सभी आवश्यक हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, आप मीटर मापता है, क्या मापता है? आप सभी को पता होगा, जो कि धारा मापता है, जो कि ये इसका सही उत्तर है। ओम मीटर जो है प्रतिरोध को मापता है, वोल्टेज जो कि वोल्ट मीटर मापता है। चलिए अगला प्रश्न, ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड यानी वोल्टेज तरंग रूपी की आकृति को देखने के लिए और किसी अनिश्चित अवधि के दौरान वोल्टेज मापने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप द्वारा निम्न मापन किया जाता है, जैसे कि वोल्टता मापन, धारा मापन, आवृत्ति मापन और कला कोण अथवा कालांतर मापन, प्रतिरोध मापन, तरंग आकृति का विश्लेषण, ये इसका सही व्याख्या है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि वोल्टेज रेगुलेटर सीधे नियंत्रित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि विद्युत क्षेत्र धारा, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विभव अंतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि वोल्ट मीटर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर माप यंत्र की सुग्राहिता है। सही आंसर यहाँ पर जान सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं, आउटपुट के परिमाण में परिवर्तन का इनपुट संगत परिवर्तन से अनुपात, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अमीटर को समांतर में लगाने पर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतित हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन युक्तियों पर जमा यानी प्लस और माइनस का चिन्ह अंकित होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, बैटरी, ये सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, धारिता का मान मापने के लिए निम्नलिखित ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग करते हैं हम। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व तो निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि हाइड्रोमीटर द्वारा मापते हैं, इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों ये वीडियो अगर वीडियो पे आए तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने सभी क्वेश्चनों को लिया है, और जो हम आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो वो सारी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हो रहा हो। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न है, इसलिए आपको पूरी वीडियो देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सीआरओ में वाई अक्षर डैश डैश को दर्शाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि वोल्टता को दर्शाता है, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, अति सूक्ष्म विस्थापन के मापन के लिए प्रभावी रूप से उपयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि एलवीडीटी, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, यदि स्टेटर एमएमएफ घूर्णन फ्लक्स की तरह समान गति से घूमता है तो स्टेटर एमएमएफ और घूर्णक फ्लक्स के बीच सापेक्ष गति का क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि 0 होगी, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जब एक इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग क्षेत्र में काम करता है तो स्लिप हमेशा कितनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1 से अधिक होती है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, स्लिप रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? सही उत्तर तांबा प्रयोग करते हैं, जो कि आप जान सकते हैं, और जब 2 रिंग सेगमेंट में बढ़ती हैं तो यह स्लिप रिंग कहलाती है। स्लिप रिंग को कम्यूटेटर भी कहते हैं, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यदि 2 रोटर बार ओपन सर्किट वाले बन जाते हैं तो रोटर पर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि रोटर शोर के साथ बहुत धीमे से चलेगा, इसका सही उत्तर है। चलिए, बाकी जानकारी आप यहाँ पर देख लेना। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 3 फेजी पिंजरी प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण किस विधि से किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्पंद चौड़ाई मॉड्यूलन, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पॉलीफेज पिंजरी प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण स्पंद चौड़ाई मॉड्यूलन विधि से किया जाता है, तथा 3 फेज प्रेरण मोटर की गति के नियंत्रण इस प्रकार किया जाता है, जैसे कि प्रयुक्त वोल्टता में परिवर्तन द्वारा,
प्रयुक्त आवृत्ति में परिवर्तन द्वारा, रोटर प्रतिरोध का स्लिप बदलकर, स्टेटर ध्रुवों में परिवर्तन द्वारा, दो मोटरों में सोपानी संयोजन द्वारा और रोटर प्रतिरोध विद्युत वाहक बल का इंजेक्शन द्वारा। ये सारी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। अगला प्रश्न, एक प्रेरण मोटर में अधिकतम बलाघूर्ण उत्पन्न करने के लिए स्थापित होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होने से ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, एक फेज मोटर की जिसकी घूर्णन की दिशा परिवर्तन संयोजन को बदल कर नहीं किया जा सकता डैश डैश कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर कहलाती है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि छत के पंखों का एक समूह जीर्णोद्धार के बाद फिर से लगाए गए, जिसमें से दो पंखों को डगमगाहट पाई जाती है। इस डगमगाहट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि पंखे घूर्णक बदल गया, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि सेपर मशीन स्पेसिफिकेशन किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि स्ट्रोक की लंबाई के आधार पर, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, स्वसंतुलित उपकरणों के लिए किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि एसी सर्वो मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 100 माइक्रोफैरड से कम, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर संयोजित किए जाने के कारण इसका पावर फैक्टर स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, रिपल्सन मोटर की घूर्णक दिशा डैश डैश परिवर्तित करके बदली जा सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि ब्रश स्थिति, इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि ब्रशों को तांबे के मोटे तार से शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, यदि ब्रशों को खिसका कर कोण के 20 डिग्री से अधिक कर दिया जाए तो मोटर की घूर्णन गति घट जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से सिंगल फेज मोटर का प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि शेडेड पोल मोटर, इसका राइट आंसर है। इस प्रकार की मोटर में सिंगल फेज को दो भागों में विभक्त करने के लिए प्रत्येक मुख्य पोल के बाद एक छोटा पोल होता है, जिसका छाया यानी ध्रुव कहते हैं। छाया के ध्रुव की वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हुई होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का एकल सिंगल फेज मोटर उत्तम पावर फैक्टर पर कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि कैपेसिटर रन मोटर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एक सचल विद्युत ब्लोअर में सामान्यतः किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि धारित चल मोटर, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, 50 हर्ट्ज हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट में 4 पोल अल्टरनेटर की रोटर गति कितनी होती है। आप सभी को पता है, ये फार्मूला है, आपको ये फार्मूले पर मान रखना है, जो कि आपका 1500 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, उत्तेजना यानी एक्साइटेशन बदल कर सिंक्रोनस मोटर को विभिन्न पावर फैक्टर पर संचालित किया जा सकता है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर निम्न में से किस पर संचालित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि लीडिंग पावर फैक्टर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि अति उत्तेजन सिंक्रोनस मोटर अग्रगामी शक्ति गुणक पर कार्य करता है तथा अंडर एक्साइटेड होने पर लैगिंग पावर फैक्टर पर चलता है। यह मोटर बड़े शक्ति केंद्रों पर शक्ति गुणक संशोधन हेतु प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का क्या कारण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि लोड के अचानक परिवर्तन, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर जान सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में सप्लाई का फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ प्रयुक्त चोक का कार्य है। सही उत्तर, जैसा कि दोस्तों इस ट्यूब को किक स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज पैदा करना, और दोस्तों इसमें चलते समय ट्यूब की डिस्चार्ज करंट को परिमाण को सीमित करना, ये इसके ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें से दोनों इसके सही उत्तर हैं। चलिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने के कारण है कि परिपथ में निम्नलिखित विद्यमान है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि उच्च प्रेरक, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है कि सप्लाई की किसी एप्लायंस के साथ सीरीज में एक टेस्ट लैंप लगाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, और टेस्ट लैंप यदि न जले तो इसका पता
चलता है कि? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि एलिमेंट कहीं से बीच में टूट गया है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न दिए गए किस स्थिति में अधिकतम लेवल का उत्तीपन आवश्यकता होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि फाइन मशीन वर्क, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तो तब यह समझना चाहिए कि? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि कैपेसिटर खराब हो गया है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सुरक्षा के दृष्टि से स्विचों को निम्नलिखित का नियंत्रण करना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि फेज तार, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, घरों में पंखे और लैंप के निम्नलिखित में जुड़े होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि समांतर में जुड़े होते हैं। और दोस्तों क्योंकि इसमें पंखे लैंप सबकी रेटिंग अलग अलग होती है। अगला प्रश्न, टू वे सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित में कनेक्शन का कंट्रोल करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक वायर का दो स्थितियों में, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, रेलवे यात्री कोच की बिजली और पंखे के लिए पावर सप्लाई होगी? सही उत्तर जैसा कि डीसी करंट, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तीन फेज डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूट्रल यदि भू संपर्कित न किया जाए तब विभिन्न फेज में, राइट आंसर इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, हल्के भार वाले फेज में बढ़ेगी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि काला होगा, और हरा जो अर्थ के लिए होता है, और सफ़ेद तो नहीं होता, सिर्फ RYB होता है, और हरा काला होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि गलियों में निम्न और माध्यम लाइनों की भूतल से ऊंचाई कम से कम होनी चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 19 फीट होनी चाहिए। अगला प्रश्न, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि भू संपर्कित चालक, ही इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये थे आपके जो कि प्रश्न आपके समाप्त हुए। हमने 150 से ज़्यादा प्रश्नों को हल किया, जो कि आपके दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और दोस्तों अगर आप वीडियो पे आया करें तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, और जो हमने पिछली वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हैं वो सारी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपोर्ट हो रहा हो। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ से पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।